जय हिंद दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्नों पर, हिंदी के 30 प्रश्नों पर, संस्कृत के 30 प्रश्नों पर, इसके बाद पर्यावरण के 30 प्रश्नों पर और मैथ्स के 30 प्रश्नों पर। कुल मिलाकर के आज हम 150 प्रश्न पर आपकी चर्चा करेंगे और आपको जानकारी हो जाएगी कि प्राइमरी टीचर का जो पेपर होता है लेवल 1 का, ये हमने जो पेपर लिया है रीट लेवल 1 का प्रीवियस ईयर का पेपर है जो हुआ था, वैसे ही का वैसे ही बिल्कुल 150 प्रश्न यहाँ पर लिए गए हैं। तो आपको आज इनको पढ़ना है, इनके उत्तर आपको भी कमेंट में देना है, मैं भी आपको बताऊंगा। इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि प्राइमरी लेवल 1 में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, कैसी आपकी तैयारी करनी है। तो चलिए आज के वीडियो को हम शुरू करें। दोस्तों आप हमसे ना जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके तुरंत जुड़ जाइए, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे और वीडियो आपको जिससे मिलते रहें, हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां इसकी आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी और भी ऐसे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कना आधारित होती है। किस पर आधारित होती है दोस्तों? आपको बता दें कि टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपकी पूरी तैयारी सभी सब्जेक्ट की सिलेबस के अनुसार करा रहे हैं। संस्कृत भाषा की भी इसमें कराई जा रही है, जिन्होंने संस्कृत ली है, इंग्लिश की भी हो रही, हिंदी की भी हो रही, बाल विकास, पर्यावरण, सबके वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो आपको जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना है, केवल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना है। प्रतिदिन के आपके वीडियो मिल जाएंगे और पूरे पेपर भी आपको हर सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। देखें तो 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कना आधारित होती, किस पर? ABCD जल्दी से कमेंट कर दें तो आपको बता दें कि ए उसका उत्तर ठीक हो जाएगा। किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं। इसमें हमने वो उत्तर लिए हैं जो आपकी मतलब एग्जाम लेने वाले ने माने थे कि भैया ये आंसर शीट आई थी, उसी के उत्तर हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो इसका ये हो जाएगा। आगे अगला देखते हैं। इंग्लिश में भी वही सेम दिया है। निम्न में से कौन सा उदाहरण अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है? अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है, जल्दी से आप बता दीजिए। तो आपको बता दें, जॉन स्टुअर्ट मिल ने 12 वर्ष की उम्र में दर्शन का अध्ययन आरंभ कर दिया था। ये अभिप्रेरणा का परिणाम ये उदाहरण नहीं है। बाकी जो है अभिप्रेरणा के उदाहरण, इसमें जो टिक लगे वो मान्य नहीं करना है। तो जिसके पेपर है उसके हैं, जो हम बता रहे उत्तर वो मान्य हुए थे वही आपको देखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्न में से क्या एक प्रभावी प्रशंसा के रूप में अध्यापक के लिए कार्य करेगा? इसी टाइप के प्रश्न आते हैं दोस्तों, याद रखिएगा रीट लेवल 1 में। तो ऐसे ही आपको तैयारी करनी है, रट्टा नहीं मारना है, समझिए। तो निम्न में से क्या एक प्रभावी प्रशंसा के रूप में अध्यापक के लिए कार्य करेगा? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपको बता दें दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा सी। विद्यार्थी को उनकी योग्यता अथवा कार्य निष्पादन के महत्व की सूचना देता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं। चौथा नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? तो आपको बता दें कि चौथे का जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना। ठीक है, इस प्रकार से ए हो जाए। ठीक है, अभिवादन करते हैं ना, तो ये अधिगम मतलब यही है, अधिगम सीखा है आपने, विनय आई है, इस प्रकार से। पांचवा देखें, निम्न में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है? चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? तो वह है मांसपेशीय क्रियाएं। जिनका ये पेपर है या उनका भी लग रहा है पहले ही क्वेश्चन है सही हुआ है जिसने लगाए थे टिक। ठीक है, तो आपको भी अच्छे से पढ़ाई करनी है दोस्तों। आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे तो गारंटी लेते हैं कि हम आपको बहुत अच्छी तैयारी प्रत्येक सब्जेक्ट की आपकी करा देंगे। आपको सब्सक्राइब करके जुड़ना है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है दोस्तों। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि को प्रदर्शित करने वाला व्यवहार है, जल्दी से बता दीजिए कौन सा व्यवहार अंतर्वैयक्तिक बुद्धि को प्रदर्शित करता है? छठवीं का इसका उत्तर हो जाएगा सी। मिलते जुलते संवेगों यथा उदासी एवं पश्चाताप में भेद कर पाना। इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों रहते हैं, बिल्कुल समझते जाइए एक एक प्रश्न को। हर सब्जेक्ट के प्रश्न देखिएगा दोस्तों, हम सब सब्जेक्ट के आपको इस चैनल के माध्यम से वीडियो ला रहे हैं जो आपके पुराने पेपरों में पूछे गए हैं अलग अलग। निम्न में से कौन सी व्यूह रचना अभिप्रेत लैंगिक अंतरों को मद्देनजर रखते हुए लैंगिक समता की भावना के विपरीत है?
तो आपको बता दें इसका जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा सी। लड़कों को समस्याओं के समाधान और विश्व पर नियंत्रण रखने के लिए उनकी योग्यता पर उनको आत्मविश्वास विकसित करने के लिए सहयोग प्रदान करें, यही है। ठीक है, बड़े बड़े प्रश्न हैं, थोड़ा कई बार यूट्यूब में समझने में दिक्कत आती है, आप सुनते जाएं, अंदाजा लगाना है आपको, केवल वैसी पढ़ाई करनी है। एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझ सकता है। कैसे समझ सकता है? हाँ जी, जल्दी से कमेंट कर दें। तो बिल्कुल सही सी उत्तर है। भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर एक अध्यापक किसी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझ सकता है। आगे देखें, सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए। ठीक है, सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए। कैसे रखना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्य केंद्रित, कार्य पर केंद्रित रखना चाहिए विद्यार्थी को। ठीक है, तब उसकी सृजनशीलता का पोषण हो पाएगा। निम्न में से कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की नहीं है? सामाजिक रूप से जो वंचित वर्ग हैं उन विद्यार्थियों की कौन सी व्यवस्था नहीं है, पूछा गया है दोस्तों। तो इसका हो जाएगा बी उत्तर ठीक हो जाएगा। नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिलती, ये गलत, मिलती है ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये मतलब व्यवस्था नहीं है विद्यार्थियों की विशेषता। आगे देखें, क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से भिन्न है क्योंकि इसी टाइप के कई लोग लगे रहते हैं, हम इनका सिद्धांत रट लें, ये कर लें, वो कर लें, इनकी ये सब भैया रट्टू वाले 1 या 2 प्रश्न काम में आते हैं। आपको बता दें बाल विकास शिक्षा शास्त्र में मैंने देखा कई वीडियो डले रहते, टॉप ए सिद्धांत जे, अरे भैया समझ को उत्पन्न करना है, बाल विकास वही कहलाएगा बाल मनोविज्ञान, याद रखिएगा। क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से भिन्न है क्योंकि, क्यों है? तो आपको बता दें वह अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधों एवं प्रशासकों द्वारा किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों। और देखें कैसे प्रश्न आए थे। अभी मैं ज़्यादा आपको डिटेल नहीं समझा रहा हूँ, पढ़ाई में डिटेल समझाऊंगा, अभी केवल आपको एक अंदाजा लगाना है कैसे प्रश्न आते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान में क्या होता है? क्रियात्मक अनुसंधान में तो आपको बता दें क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण समस्याओं के कारण पर आधारित है क्रियात्मक अनुसंधान में। ठीक है, आगे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया क्योंकि, ये पढ़ लीजिएगा आप दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005, इससे 1 या 2 प्रश्न आ जाते हैं हर पेपर में। ठीक है, तो इसको पढ़ लेना। और यहाँ पर जो प्रश्न आया है तो आपको बता दें कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया क्योंकि यह एक तरीका है जिससे प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे। बिल्कुल, भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे ना छूट जाए। बिल्कुल, यह बालकों को अपने पर विश्वास रखने के लिए प्रोत्साहन देगा। तो इनमें से सही उत्तर इसका ठीक हो जाएगा। ठीक है, आगे, निम्न में से कौन सा तरीका विज्ञान विषय को समझने के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त नहीं है? कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान विषय को समझने के लिए? तो आपको बता दें कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा अमूर्तता के द्वारा विषय को सीखना। एक सही नहीं है, बाकी जो 3 दिए हैं वो सही है। आगे देखें, निम्न में से कौन सा कथन बहुग्रेड शिक्षण प्रणाली के साथ सहमति नहीं रखता है? 4 कथन दिए हैं, कौन सा कथन बहुग्रेड शिक्षण प्रणाली से सहमत नहीं रखता है? तो आपको बता दें इसका उत्तर हो जाएगा डी, विद्यार्थियों का आयु एवं योग्यता के आधार पर समान होना। ये बहुग्रेड शिक्षण प्रणाली सहमति नहीं रखता है। संज्ञानात्मक विकास में वंशक्रम निर्धारित करता है। किस चीज को निर्धारित करता है? वंशानुक्रम या वंशक्रम संज्ञानात्मक विकास में। तो आपको बता दें कि मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को याद रखिएगा। इनमें से सभी जब भी आता है तो मैंने कई मित्रों को देखा वही लगा करके आ जाते, अरे ऐसे हर जगह नहीं होता दोस्तों। इनमें से सभी उत्तर ठीक है, इसका हो जाएगा ए, मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचनाओं के मूलभूत स्वभाव को। और इसके जो उत्तर हैं दोस्तों मैं आपको बता दूं किसके हिसाब से बता रहा हूँ, जो आंसर सीट, जो आंसर मान्य हुए थे उसी के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? 4 कथन दिए हैं दोस्तों, जल्दी से पहचान लीजिए कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है।
वो आपको यहाँ पर पहचानना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से कोई भी अध्यापक बचाव नहीं कर सकता। ये कथन सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, बाकी ये कथन सही है। अगला है, निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपको बता दें कि इसका उत्तर हो जाएगा कि यह एक स्वाभाविक क्रिया है। ये जो विशेषता है यह परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है? तो आपको बता दें कि विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते। एक कथन विकास के क्षेत्र में सही नहीं है, बाकी सही हैं जो दिए हैं। दल या गैंग का सदस्य होने से सामाजिकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है। निम्न में से कौन सा कथन इस विचार के विपरीत है? जल्दी से बता दें, 4 कथनों में से कौन सा कथन इस विचार के विपरीत है? तो आपको बता दें, इसका उत्तर हो जाएगा डी, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल लेता है। ठीक है, और देखें ऐसे ही प्रश्न आने हैं। योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है, कई लोग अभी रट्टा मारते रहे होंगे। रट्टा इसमें आता है 25% काम बाल विकास में, और 75% आता है समझ। तो वो समझ जानना चाह रहे हैं आपकी। ठीक है, योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है, जल्दी से बता दें योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो आपको बता दें, योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य समय विशेष एवं विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादित किया का पता लगाना। यही क्या है? मूल्यांकन का, योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। हाँ, 22वां देखें क्या था? राजू खरगोश से डरता है। शुरू में खरगोश को राजू से काफ़ी दूर रखा गया। आने वाले दिनों में वह हर रोज खरगोश और राजू के बीच की दूरी कम कर दी गई। अंत में राजू की गोद में खरगोश को रखा गया और राजू खरगोश से खेलने लगा। यह प्रयोग उदाहरण है। ऐसा 1 या 2 प्रश्न आई जाते हैं दोस्तों। तो यह जो प्रयोग किया गया है यह किस उदाहरण से संबंधित है? जल्दी से बता दीजिए दोस्तों। हाँ, बिल्कुल सही आप पहचान रहे हैं, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का है ये प्रयोग। किसका है? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का। दोस्तों, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किनका था? एक कमेंट में आप उत्तर बताइए, और नहीं बने तो तुरंत हमारे टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, और हमने एक वीडियो बनाया था 121 सिद्धांतों का बाल विकास के। आप उसमें देखेंगे प्लेलिस्ट में, तो 121 सिद्धांत उसमें पढ़ाए हैं, उसमें सारे सिद्धांत आ गए हैं, ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर भिन्न होता है? जल्दी से बता दें। हाँ, किस विशेषता के आधार पर भिन्न होगा बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से? तो आपको बताना बी इसका उत्तर ठीक होगा। मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। अंतर्मुखी नहीं कर पाता, बहिर्मुखी विद्यार्थी मन में जो अपनी भावना है, परेशानी, उसको प्रकट कर देता है, और अंतर्मुखी अपने अंदर में रखे रहता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं। 24वां, निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है? बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है, तो आपको बता दें कि यह स्थायी एवं अपरिवर्तनशील विशेषता है। एक कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है। एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें क्या? जल्दी से बता दीजिए। हाँ जी, जिसमें मजबूत अहम को बनाया जाता है। ठीक है, आगे। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यूह रचना कार्य करेगी? जो मानसिक रूप से पिछड़े बालक हैं उनके लिए कौन सी व्यूह रचना कार्य करेगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, कार्यों को मूर्त रूप से समझना। ए वाली व्यूह रचना कार्य करेगी। कई लोग बोलेंगे सर हमें PDF चाहिए है, हम अभी पहले पूरे पेपर ले आए, कुछ ले आए हैं, कुछ आगे ला रहे हैं। इसके बाद आपको इसी चैनल के माध्यम से हम बता देंगे कैसे PDF मिलेगी। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, तो हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा, आपको सारी जानकारी मिलेगी। नृत्य, ड्रामा एवं शिल्प कला का प्रयोग किया जाता है। जल्दी से बता दें। नृत्य, ड्रामा एवं शिल्प कला का प्रयोग किया किसमें? विशिष्ट गुणों के विकास हेतु। बिल्कुल
व्यक्तित्व को ढालने के लिए बिल्कुल, दबी एवं बर्दाश्त ना की जा सकने वाली अंतर्नाद के प्रकटीकरण बिल्कुल। तो इनमें से सभी उसका उत्तर ठीक हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ जाते हैं। वर्तनी वाचन एवं गणना में कठिनाई सामान्य बुद्धि एवं अच्छी अनुकूलात्मक योग्यता विशेषता है। किसकी विशेषता है जल्दी से बता दें, तो आपको बता दें कि इसका उत्तर हो जाएगा डी, अधिगम निर्योग्य बालकों की विशेषता है। ठीक है, आगे। फा एवं वा, मा एवं ना अक्षरों की ध्वनियों में अंतर ना कर पाना अधिगम की समस्या संबंधित है। कई बार पूछा गया ऐसा प्रश्न, तो आपको बता दें इसका हो जाएगा प्रत्यक्षीकरण की, ठीक है, समस्या से संबंधित है। अंतिम प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, आगे शेयर इसकी लिंक को अवश्य करना, और पूरे वीडियो देखने हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाना और रीड ओल्ड पेपर ऑल सॉल्व पेपर नाम से आप जो प्लेलिस्ट है उसमें सभी विषय के देख लेना। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता। और दोस्तों हम पूरी तैयारी आपको सिलेबस के अनुसार रीड की कराई रहे हैं, तो आप हमसे जुड़े रहें सब्सक्राइब करके। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, पल्स पोलियो कार्यक्रम में। ठीक है, इसका उत्तर डी हो जाएगा। ये सारे उत्तर हम उस हिसाब से लेकर के आए जो आंसर शीट में थे, जो मान्य थे। बाल विकास के बाद हम हिंदी और संस्कृत के क्रम से प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जैसे आपकी भाषा 1 भाषा 2 में रहती है, और इसके बाद हम आगे के विषय पर और इसी वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हिंदी के प्रश्न। हिंदी के प्रश्नों पर चर्चा करें उससे पहले आपको बता दें कि आपको इसकी PDF चाहिए हो या और 150 प्रश्न के हमारे महाअभ्यास के वीडियो देखने हो तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी है। उस ऐप को डाउनलोड कर लें, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं और उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे भी हम आपको 150 प्रश्न के महाअभ्यास लाने वाले हैं। जैसे आपके पेपर में पूछे जाते हैं वैसे मॉडल पेपर लाएंगे, तो आप उसको जुड़ करके तैयारी कर सकते हो। पिछले 150 प्रश्न के महाअभ्यास हमारे चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, प्ले लिस्ट में जाकर के देख लें। अब हिंदी के प्रश्नों पर हम चर्चा शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसमें 30 प्रश्न हैं और 31 से 37 तक गद्य में से प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो गद्य पर भी चर्चा करेंगे कि आपको बता दें, और 38 से 44 तक लगभग 14-15 प्रश्न किसके होते हैं गद्य से, उसी में से बीच बीच में व्याकरण भी होती है। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि सबसे पहले क्या करूँ कि व्याकरण संबंधी जो प्रश्न हैं उन पर हम चर्चा कर लेते हैं, इसके बाद हम गद्य पद्य को हल करने की आपको ट्रिक बता देंगे। ठीक है दोस्तों, तो कहाँ से व्याकरण के प्रश्न है, चलिए 40 से हम शुरू कर देते हैं। ठीक है, 40 से शुरू कर देते हैं। इसके अलावा जो 10 प्रश्न हैं उन पर मैं लास्ट में चर्चा करूँगा इसी वीडियो के, जिससे फटाफट काम होगा। देखते हैं, तो जमीन का पर्यायवाची नहीं है, जल्दी से बता दें 4 में से जमीन का पर्यायवाची कौन नहीं है। कमेंट में उत्तर देखना है, आपको भी देखना है आप पे कितने बनते हैं। तो आपको बता दें कि जमीन का पर्यायवाची पृथ्वी तो है, धरती भी है, धरणी भी है, बिटप नहीं है। जीवित का विलोम है, जीवित का विलोम बताना है तो जीवित का जो विलोम हो जाएगा वह हो जाएगा मृत, मतलब मरा हुआ। ठीक है, कौन से शब्द में प्रत्यय नहीं है, तो लोगों में ओ प्रत्यय है, पशुओं में भी ओ है, सदस्यों में भी ओ है। पीढ़ी जो शब्द है इसमें प्रत्यय नहीं है। आगे बढ़ते हैं, जल्दी फटाफट उत्तर देना है दोस्तों, समय को बचाना है। हाँ, मिलजुल समास का विग्रह है। मिलजुल तो आपको बता दें इसमें द्वंद्व समास है। कौन सा समास है, द्वंद्व। तो इसमें जब विग्रह करते हैं तो बीच में और लग जाता है, तो मिल और जुल, ये उसका उत्तर ठीक हो जाएगा। इस टाइप के प्रश्न आएंगे। निम्न में अव्यय है, निम्न में अव्यय क्या है, जल्दी से बता दीजिए दोस्तों। अव्यय, हाँ बिल्कुल सही पहचान रहे हैं। निम्न में से अव्यय क्या है, एक अव्यय है, बाकी अव्यय नहीं है। सुरती लेख से किस कौशल का अधिक विकास होता है, सुरती लेख से किस कौशल का अधिक विकास होता है, तो आपको बता दें सुन करके लिखना, तो उसमें किस कौशल का विकास होगा, श्रवण लेखन कौशल का। ठीक है, क्योंकि सुरती लेख मतलब सुन करके लिखना, तो श्रवण लेखन कौशल का विकास होगा। हिंदी पेडागोजी संबंधित प्रश्न है। कौन अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर। कौन अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं है, लेखन की असावधानी है, अशुद्ध उच्चारण है, व्याकरण की कमी, जलवायु नहीं है।
ठीक है, जलवायु का शुद्ध वर्तनी से कोई मतलब नहीं। अच्छी परीक्षा में आवश्यक है, क्या आवश्यक है अच्छी परीक्षा में? तो आपको बता दें कि अच्छी परीक्षा में जो आवश्यक होता है विश्वसनीयता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता और विभेदीकरण, ये सब इनमें से सभी होना चाहिए। मूल्यांकन उपयोगी है, किस लिए उपयोगी है मूल्यांकन? जल्दी से बता दें दोस्तों। हाँ, तो बता दें आपको कि विद्यार्थी की प्रगति जानने में है मूल्यांकन उपयोगी, याद रखिएगा, नहीं तो आप कुछ भी इनमें से सभी लगा के आ जाओ जल्दबाजी। विद्यार्थी की प्रगति जानने के लिए होता है मूल्यांकन, कितनी प्रगति उसने की। यदि कोई विद्यार्थी अशुद्ध लिखता है तो आप क्या उपचार करेंगे? जल्दी से बता दें। यदि कोई विद्यार्थी अशुद्ध लिख रहा है तो आप क्या करेंगे? हाँ, उपचार करना है तो उपचारात्मक शिक्षण करेंगे। क्या करेंगे? उपचारात्मक शिक्षण। मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है। देखो ये प्रश्न, ये मैं जो हिंदी व्याकरण के प्रैक्टिस सेट पढ़ा रहा हूँ ना आपको, 100 प्रश्न के 1000 प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें ये प्रश्न आया था, उस सेम ही पेपर में आया था। देखो तो वो आप हमारे जरूर हिंदी व्याकरण 1000 प्रश्न वाली एक प्लेलिस्ट है और हिंदी ग्रामर टेस्ट वाली एक प्लेलिस्ट है, आप उनको जाकर जरूर पढ़ लें, आपकी परफेक्ट तैयारी हो जाएगी। मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है, इस वाक्य में विधेय है। विधेय कौन है? हाँ, तो विधेय जो हो जाएगा तो आपको बता दें इसमें हो जाएगा बहुत अच्छा चित्रकार है। ये क्या है? विधेय है। आगे, सलमा घर जाती है वाक्य है, कैसा वाक्य है? जल्दी से बता दीजिए, आसानी से बता देंगे, पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि किस प्रकार सरल वाक्य। सलमा घर जाती है सामान्य सरल वाक्य है। आगे देखते हैं, लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था, इस वाक्य में रेखांकित अंश है। जल्दी से बता दीजिए। तो लंका का राजा रावण ये रेखांकित है, तो ये क्या है? ये है संज्ञा पदबंध। क्या है? संज्ञा पदबंध। पारा उतारना मुहावरे का अर्थ है। पारा उतारना जल्दी से बता दे, क्या हो जाएगा? मतलब पारा जब उतर जाता है तो क्या? क्रोध कम होना। ठीक है, आगे, आंखें फेर लेना का अर्थ है। आंखें फेर लेना जल्दी से बता दीजिए दोस्तों। हाँ, उदासीन हो जाना। आंखें फेर लेना मतलब उदासीन हो जाना। कोयले की दलाली में हाथ काले का अर्थ है। कोयले की दलाली में हाथ काले, इसका अर्थ है खराब काम का परिणाम। खराब ही होता है, खराब काम का परिणाम खराब होता है। ठीक है, कोयले की दलाली कर रहे हैं तो हाथ तो काले होंगे भाई। भाषा है, भाषा कैसी क्या है? जल्दी से बता दीजिए। भाषा से संबंधित प्रश्न है तो आपको बता दें, भाषा एक अर्जित संपत्ति है, याद रखिएगा हमेशा। पैतृक संपत्ति नहीं है भाषा, पिताजी से नहीं मिली, अर्जित की हमने, उसको सीखा है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। भाषा शिक्षण में बहुमुखी प्रयास का अभिप्राय है। भाषा शिक्षण में बहुमुखी प्रयास का क्या अभिप्राय है? जल्दी से बता दे, कौन देगा सही उत्तर? हाँ, सभी विषयों के शिक्षण में भाषा पर बल, ये है। अनुकरण विधि रचना के लिए उपयुक्त है। ठीक है, किस स्तर पर अनुकरण विधि रचना के लिए उपयुक्त है? तो आपको बता दें, प्रारंभिक स्तर पर है। विद्यार्थियों में भाषा के प्रति रुचि के विकास में किस प्रणाली की भूमिका सबसे अधिक है? दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आपको हमारे चैनल से जुड़ना है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, आप हमसे जुड़ जाएंगे। उस सभी विषय के ऐसे पेपर आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और आगे जो जो सिलेबस के अनुसार आपके पूरे वीडियो आएंगे आपको मिलते रहेंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। चलें, तो विद्यार्थियों में भाषा के प्रति रुचि के विकास में किस प्रणाली की भूमिका सबसे अधिक है? कौन सी प्रणाली की भूमिका सबसे अधिक है रुचि के विकास में? तो आपको बता दें, अवलोकन प्रणाली, जो सामने देखते हैं अवलोकन करते हैं तो उसकी से ज़्यादा रुचि होती है। भाषा कौशलों की संख्या है, सबको पता है भैया भाषा कौशल 4 हैं। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर हमने इन प्रश्नों पर चर्चा कर ली। अब आगे हम कर लेते हैं गद्य पद्य के प्रश्नों पर। दोस्तों, आज मैं आपको गद्य पद्य में से उत्तर निकालना ही बता दूंगा और बता दें, इस गद्य पद्य के भी जो प्रश्न हैं अधिकतर व्याकरण के ही हैं, तो समझिए इसको एक बार पढ़ लें। पहले निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर उचित विकल्प चुनना है। एक बार पढ़ लेते हैं सामान्य से। हम लोग जब हिंदी की सेवा
करने की बात सोचते हैं तो प्रायः भूल जाते हैं कि यह लाक्षणिक प्रयोग है। हिंदी की सेवा का अर्थ उस मानव की सेवा जिसके विचारों के आदान प्रदान का माध्यम हिंदी है। मनुष्य ही बड़ी चीज है, भाषा उसकी सेवा के लिए है। साहित्य सृष्टि का भी यही अर्थ है। जो साहित्य अपने आप के लिए लिखा जाता है उसकी क्या कीमत है मैं नहीं कह सकता, परंतु जो साहित्य मनुष्य समाज को रोग शोक दारिद्र्य अज्ञान तथा परमुखापेक्षिता से बचाकर उसमें आत्मबल का संचार करता है वह निश्चय ही अक्षय निधि है। अब देखें, पहली प्रश्न है परमुखापेक्षिता का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर क्या क्या लिखा है परमुखापेक्षिता के लिए। सबसे पहले तो आप वो पहचान लीजिए कि परमुखापेक्षिता से बचा करके, तो मतलब परमुख अपेक्षता मतलब दूसरों से आशा रखना, उससे बचा करके ये क्या हमारे आत्मबल में संचार करता है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, अब जल्दी से बता दीजिए इनमें से स्त्रीलिंग कौन सा शब्द नहीं है। तो आपको बता दें सेवा, सेवा अपन क्या बोलते हैं, मैंने आपकी सेवा की है, कानी की। भाषा अच्छी है, भाषा ऐसे बोलते हैं ना, आपकी भाषा अच्छी है तो ये स्त्रीलिंग है। हिंदी, हिंदी एक बोलानी है, क्या है, बोली है तो स्त्रीलिंग है। प्रयोग करना, तो प्रयोग क्या हो जाएगा, ऐसे वाक्य बना लिया करें, प्रयोग क्या हो जाएगा यहाँ पर, स्त्रीलिंग नहीं है, बाकी है। इस गद्यांत का में प्रयुक्त अर्थ शब्द का अर्थ नहीं है। कितना अच्छा प्रश्न पूछा। गद्यांश में जो अर्थ दिया उसका अर्थ क्या नहीं है, तो यहाँ पे अर्थ का अर्थ आशय तो है। देखो आप क्या, क्योंकि यहाँ क्या कह रहे थे अर्थ शब्द की कि साहित्यिक सृष्टि का भी यही अर्थ है। मतलब यहाँ पर अर्थ से आशय, आशय से है मतलब अभिप्राय है कि साहित्यिक सृष्टि का ये अभिप्राय, धन से नहीं है। ठीक है, आगे कौन सा शब्द एक वचन है, इसी प्रकार से आपको निकालना है। व्याकरण आपने पढ़ ली यदि हिंदी की तो आप पर ये गद्य पद आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, और व्याकरण के बहुत सारे वीडियो, लगभग 1000 से ऊपर प्रश्नों के वीडियो हमारे अपलोड हो चुके हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख लें, सब्सक्राइब करके तो जुड़ ही गए होंगे। कौन शब्द एक वचन है, जल्दी से बता दीजिए कौन सा शब्द एक वचन है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर जो है अक्षय शब्द एक वचन है, बाकी बहुवचन है। कीमत का बहुवचन हो जाएगा, कीमत का बहुवचन, हाँ, तो कीमत का जो बहुवचन हो जाएगा वह हो जाएगा कीमतों। क्या हो जाएगा, कीमतों। माध्यम का बहुवचन क्या हो जाएगा, माध्यम, जल्दी से बता दें कमेंट में। माध्यम का बहुवचन हो जाएगा माध्यमों। ठीक है, अक्षय निधि का अर्थ है, अक्षय निधि क्या हो जाएगा, अक्षय निधि का अर्थ तो कभी ना खत्म होने वाली संपत्ति, इसको क्या कहते हैं, अक्षय निधि। अगला देखो, आपको ये बता दें ये है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन दिए हैं वो किसके दिए हैं, पूरे व्याकरण के, तो वो हम सॉल्व कर लेते हैं। निम्न में तत्सम शब्द है, तत्सम पहचान लीजिए जल्दी से, तत्सम शब्द पहचान लें। हाँ बिल्कुल सही, शून्य क्या है, तत्सम है। निम्न में विदेशी शब्द है, विदेशी शब्द कौन सा है, तो आपको बता दें कि यहाँ पर जो विदेशी हो जाएगा, पेड़ तो है नहीं, खंड भी नहीं है, हाँ तालाब विदेशी है, और खुद भी एक विदेशी शब्द है। इसके उत्तर दो हैं, याद रखिएगा, तालाब और खुद। कई बार पेपरों में ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं, दो दो उत्तर होते हैं, इसके भी हैं। जमीन का पर्यायवाची नहीं है, ये अपन यहाँ तक चर्चा कर चुके थे। चलिए हो गया, यहाँ से चर्चा शुरुआत की थी और ये हो गए। तो इस प्रकार से हिंदी के 30 प्रश्न आपके पेपर में पूछे गए हैं। आप इसके बाद हम संस्कृत के 30 प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें, या करने के पहले आप एक काम करें, चैनल पर सिलेक्ट करके प्ले लिस्ट में जाके देख लें। आपको आपके हर सब्जेक्ट के वीडियो मिल जाएंगे और आप उनकी तैयारी करके आपको इतना अच्छा लगेगा, आपकी तैयारी निश्चित मजबूत होगी, फिर आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन जुड़ना जरूर है, अपनी तैयारी को मजबूत बनाना है। चलिए संस्कृत के प्रश्न देखते हैं। संस्कृत की तैयारी के लिए लगभग अभी हम 40 आपके अभ्यास प्रश्न पत्र लेकर के आए हैं, मॉडल पेपर। आपको उसकी प्लेलिस्ट देखनी हो तो संस्कृत के जो टेस्ट वाली हमारी मॉडल पेपर वाली प्लेलिस्ट है उस पर जाकर के देख सकते हो। क्रम से आपको संस्कृत व्याकरण पढ़नी हो तो संस्कृत व्याकरण ट्रिक नाम से हमारी प्लेलिस्ट है, उस पर जाकर के आप अपनी व्याकरण की तैयारी कर सकते हैं। तो संस्कृत के प्रश्न शुरू करते हैं, और वीडियो पूरा होने के बाद सभी सब्जेक्ट के बाद आप संस्कृत और विशेष रूप से पढ़नी हो तो चैनल पर जाके जरूर पढ़िएगा। पहले आपको बता दें कि 61 से लेकर के 67 नंबर तक के जो प्रश्न हैं
वह कैसे है, पद्यांश के हैं। ठीक है, पद्यांश को पढ़ करके उत्तर देना है। तो पद्यांश को हम पढ़ते हैं, अर्थ समझिएगा। ठीक है, इसको पढ़ें। सत्या नृता च परुषा प्रिय बादनी च। बसंत तिल का छंद है, कौन सा है, वसंत तिल का। उक्ता बसंत तिल का तब जा जगऊगा। इसकी मतलब एक वो है, तगड़ होना चाहिए, जगड़ होना चाहिए। तो इस प्रकार से बसंत तिल का हमने निकाल लिया। ठीक है, हिंस्रा दयालुरपि चार्थ परावदान्या नित्यव्ययाप चोर नित्य धनागमा च वारांगनेप नृपनीतिरनेक रूपा। दोस्तों का पढ़ के जरूर देखना चाहिए। ठीक है, अब इसका अर्थ है यहाँ पर निकाले तो आपको बता दें कि यहाँ पर लास्ट में लिख रहे हैं नृप नीति अनेक रूपा। जो राजा की नीति, राजनीति होती है वह अनेक रूप होती है। ठीक है, कैसे होती है, तो बोला है वारांगनेव, वारांगना होती है ना वेश्या के समान। जो राजनीति है वह अनेक रूप होती है। आप देखो, आपको वर्तमान की राजनीति के बारे इस श्लोक में सब पता चल जाएगा। जैसी भी है राजनीति के बारे में सब बता रहे हैं। देखें, राजनीति कैसी होती है, अनेक रूप। कभी सत्यानृता, कभी सत्य बोलते हैं राजनीति वाले, कभी अन्यता मतलब असत्य बोलते हैं। चा परुषा प्रियवादिनी, कभी परुषा मतलब कठोर वचन बोलते हैं जो राजनीति नेता लोग हैं। कभी प्रियवादिनी चे, कभी प्रिय वचन बोलते हैं। ठीक है, हिंसा दयालुपी, कहीं वह हिंसक हो जाते हैं, और कभी दयालु अपी, बड़े दयालु बन जाते हैं। ये सब आपने देखा होगा राजनीतिक लोगों में। ठीक है, चा अर्थपरा वदान्या। ठीक है, कभी वह कैसे हो जाते हैं, अर्थपरा हो जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लोभी हो जाते हैं, धन को वो करने लग जाते हैं। ठीक है, और कभी बदान्या मतलब उदार मना हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से नित्यव्यया, कभी हमेशा व्यय करते हैं, पैसे को दूसरों को देते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं। और प्रचुर नित्य धनागमाच, कभी प्रचुर मात्रा में धन का निग्रहण कर लेते, धन को हड़प लेते हैं, दोनों प्रकार से करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो कभी व्यय करते हैं और कभी प्रचुर मात्रा में हड़प भी लेते, घपला हो जाता है। इस प्रकार से वेश्या के समान नृप नीति मतलब राजनीति के अनेक रूप हैं। दोस्तों समझ गए कि राजनीति में कभी सत्य होता है, कभी असत्य, कभी कठोर बोलते हैं, कभी प्रिय बोलते हैं, कभी हिंसा होती, कभी दयालु, कभी अर्थपर हो जाते, कभी उदार हो जाते। इस प्रकार से वो कभी व्यय करते हैं, कभी हड़पते भी हैं। इस प्रकार से आप देखते ही होंगे वर्तमान के नेता लोग ये सब करते हैं। तो पहला प्रश्न है का अनेक रूपा विद्यते। ठीक है, अनेक रूपा, तो क्या अनेक रूपा, नृप नीति अनेक रूपा। तो यहाँ पर देख लें नृप नीति यहाँ पर लिखा है। आप भी फटाक से कमेंट कर सकते हैं हमारे बताने से पहले। प्रियवादिनी इत्यस्य का प्रत्यय, प्रियवादिनी में यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है, जल्दी से बता दीजिए दोस्तों। तो प्रियवादिनी में आपको बता दें कि ऋणी प्रत्यय है। कौन सा है, ऋणी प्रत्यय, व्याकरण हो गया। आगे देखें, नित्य व्यय इत्यत्र का समासः, समासः का नित्य व्यय में क्या समास है। तो नित्य व्यय मतलब जो नित्य धन को खर्च करते हैं। ठीक है, तो ऐसे नित्य व्यय क्या समासा, क्या समासा हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। तो इसका जो उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, हाँ जल्दी से, बिल्कुल सही पहचान रहे हैं। यहाँ पर नित्य व्यय में समास हो जाएगा बहुब्रीहि। कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों, बहुब्रीहि समास यहाँ पर हो जाएगा। चलिए, क्योंकि तीसरा अर्थ निकल रहा है। वरांगना एवं नित्य व्यय किसको कहा, राजनीतिक लोगों के लिए। ठीक है, तीसरा अर्थ निकल रहा है नृप नीति को। वारांगना, वारांगनेव इत्यत्र का संधि, तो वारांगनेव, तो यहाँ पर संधि विकसित करेंगे तो वारांगना धन इव, तो आ के बाद ई आ रहा है, तो ई को हो गया ए, और एक मात्रा भी हो गई हमारी ट्रिक के हिसाब से, क्योंकि संधि को हमने बिल्कुल ट्रिक से पढ़ाया है। एक बार जो पढ़ लेगा, मैं गारंटी से बोलता हूँ कभी संस्कृत की संधि में गलती नहीं होगी। आप प्लेलिस्ट में जाइए और संस्कृत व्याकरण ट्रिक वाली हमारी प्लेलिस्ट देखिए, आपको संधि का वीडियो मिलेगा। तो यहाँ पे एक मात्रा दिख रही है ऊपर, वारांगना धन एव से गुण संधि यहाँ पर हो जाएगी। आगे देखें, श्लोकेस्मिन् छंदः किम, तो शुरू ही में हमने बताया था उक्ता वसंत तिलका तब जगेगा, मतलब यहाँ पे बसंत तिल का छंद है। सत्या इति पदस्य विलोमम पदम किम भवेत, सत्य इस पद का विलोम शब्द क्या है।
तो इसी में बताया था कि सत्या अन्यता च, मतलब कभी वह सत्य होती कभी अन्यता मतलब झूठ होती है राजनीति। ठीक है दोस्तों, आगे देखें, सब है इसमें, पेडागोजी भी आगे आने वाली है और व्याकरण भी है और गद्य पद्य भी है। ठीक है, आगे दयालुरपि इत्यत्र का संधि विच्छेदा, दयालुरपि का क्या संधि विच्छेद है, जल्दी से बता दें। हाँ, तो दयालु धन अपि, इससे क्या बन जाएगा, दयालुरपि। ठीक है, विसर्ग का रा हो जाएगा। आगे देखते हैं, पेडागोजी आ गया, शिक्षा शास्त्र, इसके बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, आप संस्कृत पेडागोजी को उसको पढ़ लेंगे, पर्याप्त हो जाएगा। मूल्यांकनम कतिविधम, मूल्यांकन कितने प्रकार का होता है। ठीक है, इसका अर्थ हो गया, तो आपको बता दें द्विविधम, मूल्यांकन 2 प्रकार का है। आगे है संस्कृत भाषा शिक्षणे सर्वप्रथमम भाषा कौशलम विद्यते, संस्कृत भाषा शिक्षण में सर्वप्रथम भाषा कौशल कौन सा है, तो आपको बता दें श्रवणम। आप एक खुद लगा लें कि जब अपन सबसे पहले जो बच्चा होता है तो वो क्या करता है, केवल सुनता है, फिर सुनने के बाद वो फिर 2-3 महीने का होता ही करने लगता है, फिर थोड़ा और बड़ा होता तो माँ माँ बोलने लगता है। ठीक है, तो पहले क्या होता है, श्रवणम होता है, फिर होता है संभाषण, मतलब स्पीच, एक प्रकार से बोलना शुरू करता है। फिर जब और बड़ा होता है तो आप उसको स्कूल में भेजते हैं तो पढ़ना शुरू करता है, केवल मौखिक पढ़ाई होती है। फिर जब वो और बड़ा हो जाता है तो फिर बड़ी कक्षा में आता है तो लिखना भी शुरू करता है। तो इस प्रकार से कौशल होते हैं, याद रखिएगा। उदाहरणानि प्रस्तुये नियमस्य कथनम इति का विधि, मतलब उदाहरण को प्रस्तुत करके जो नियम किस विधि में बताया जाता है, मतलब पहले उदाहरण होता है फिर नियम होता है। तो आपको बता दें कि पहले उदाहरण फिर नियम ही होता है आगमन विधि में। ठीक है, निगमन में इसका उल्टा होता है, नी से पहले नियम और बाद में उदाहरण लगा लेना, आगम से पहले उदाहरण फिर नियम, इस प्रकार से। प्राचीनतम विधि का मतलब प्राचीनतम विधि निम्न में से कौन है, तो आपको बता दें कि प्राचीनतम विधि है पारायण विधि। ये क्या है, सबसे प्राचीनतम विधि है, क्योंकि प्राचीन काल में जो वेदों का पाठ होता है ना, पारायण विधि में ही होता है कि लेते हैं ग्रंथ को, उसका पाठ करते हैं। तो प्राचीन विधि क्या है, पारायण विधि। शिक्षणम रुचिकरम कथम स्यात्, शिक्षण रुचिकर कैसे होता है, जल्दी से कमेंट कर दें आपकी तैयारी कितनी है। हाँ, बिल्कुल सही पहचान रहे हैं। दृश्य श्रव्य साधन, मतलब दृश्य और श्रव्य साधनों से शिक्षण कैसा हो जाता है, रुचिकर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से पद्य, व्याकरण और हमने पेडागोजी शिक्षा शास्त्र के प्रश्न लिए। अब गद्य लेते हैं, इसमें भी व्याकरण और साथ में पेडागोजी लेंगे। चलिए तो देखिएगा गद्य का हमें कैसे निकालना है। तो देखें, एक गद्यांश दिया है, इसका अर्थ सीधा अपन लोग शुरू करते हैं और देखते हैं, एक एक बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अथ का नाम संस्कृति, संस्कृति अब किसका नाम है, तो मनसः आत्मना च संस्कारा परिष्कारा इति संस्कृति, मतलब मन, आत्मा और संस्कारों का परिष्कार करना ही क्या है, संस्कृति है। संस्कृति मना निर्मलम करोति, संस्कृति मन को निर्मल करती है। विश्व संस्कृतिषु भारतीय संस्कृति ही प्राचीनतमा, मतलब विश्व की संस्कृति में भारतीय संस्कृति कैसी है, प्राचीन है सबसे। ठीक है, भारतीय संस्कृति आदर्श वाक्यानि सन्ति, भारतीय संस्कृति के आदर्श वाक्य कौन कौन से हैं, तो बोल रहे हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, मतलब सभी कैसे हैं, सुखी रहे। वसुदेव कुटुंबकम, मतलब वसुधा एव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी ही हमारी क्या है, कुटुंब है। आत्मावत सर्वभूतेषु, मतलब आत्मवत सर्वभूतेषु, मतलब जितने भी प्राणी हैं वह सब कैसे, मेरे आत्मवत, मेरे समान हैं। ठीक है, मेरे अपने हैं, ये हमारी संस्कृति है। अहिंसा परमो धर्मा, सबसे बड़ा धर्म क्या है, अहिंसा है। यदि अहिंसा है तो धर्म है, ये सबसे बड़ा धर्म है, तो ये हमारी संस्कृति है। और मात्रवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत, मतलब मात्रवत परदारेषु, परदारा है जो पर स्त्री है वह मेरे लिए माता के समान है। और ठीक है, परद्रव्येषु लोष्टवत, और दूसरों का जो धन है वह लोष्टवत, मतलब पत्थर के समान है, मतलब दूसरों के धन की अपेक्षा यहाँ नहीं करते। भारतीय संस्कृति धर्म प्रधाना,
वर्णाश्रम व्यवस्था युक्ता च अस्ति। भारतीय संस्कृति धर्म प्रधान है और वर्णाश्रम व्यवस्था से युक्त है। दोस्तों ऐसे अर्थ आप भी लगा पाएंगे। आप हमारे चैनल से सब्सक्राइब करके तो जुड़ ही गए होंगे दोस्तों, ना जुड़े हो तो जुड़ जाएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और प्ले लिस्ट में जाकर के आप और वीडियो देख लें। कर्म फलम पुनर्जन्म मोक्ष बाधा च अस्या प्रमुखा सिद्धांता संति। भारतीय संस्कृति के सिद्धांत क्या है? कर्म फलम मतलब कर्म का फल मिलना, पुनर्जन्म होना, मोक्ष बाद मोक्ष की प्राप्ति होना इसके प्रमुख सिद्धांत हैं। सत्यस्य त्यागस्य अहिंसाया चात्र महत्तम वर्तते। भारतीय संस्कृति में सत्य का, त्याग का, अहिंसा का महत्व है। विश्व हितस्य मूलभूता भवाना भारतीय संस्कृतौ उपलब्ध्यन्ते। ठीक है, विश्व के हित की भावना से, विश्व के हित की भावना ही भारतीय संस्कृति में मूल रूप से विद्यमान है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं। बिल्कुल एक एक उत्तर आप समझ गए हैं किसके बारे में चर्चा है। विषय वस्तु देखें, सर्वभूतेषु कीदृशा व्यवहारा करणीया, मतलब सभी प्राणियों से कैसा व्यवहार करना है। तो यहाँ पर आया था आत्मवत सर्वभूतेषु, मतलब सभी प्राणियों से कैसे? आत्मवत मतलब स्वयं के समान, आत्म अपने के समान करना है। वसुधैव वसुधैव इत्यस्य का संधि, जल्दी से बता दें। वसुधैव में कौन सी संधि है? आपने यदि हमारी ट्रिक पढ़ी होगी तो जल्दी से पहचान गए होंगे कि यहाँ पर वसुधा धन ए वृद्धि स्वर संधि है, क्योंकि दो मात्रा की हमने ट्रिक बताई थी, वृद्धि संधि, एक मात्रा गुण संधि। ठीक है, तो वसुधा धन एव से क्या बन जाएगा? वसुधैव। लोष्टवत व्यवहारा कुत्त प्रदर्शनीया, लोष्टवत मतलब पत्थर के समान व्यवहार किसके प्रति हमारी भारतीय संस्कृति में? तो हमने बताया था कि परदारा के लिए है मात्रवत और परद्रव्य मतलब धन के लिए है लोष्टवत, तो परद्रव्येषु यहाँ पर हो जाएगा। महत्तम इत्यत्र का प्रत्यय, महत्तम में कौन सा प्रत्यय है? जल्दी से बता दें। हाँ, तो महत्तम में आपको बता दें कि त्वा प्रत्यय है। आपको पूरी व्याकरण ट्रिक से पढ़नी हो तो प्लेलिस्ट जाकर के जरूर देखें। सब्सक्राइब बस आपको करना है, हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो प्लेलिस्ट में जाएं, संस्कृत व्याकरण ट्रिक वाली प्लेलिस्ट आप देख लें। तो त्वा प्रत्यय और प्रश्नोत्तर देखने हो इसके तो संस्कृत भाषा 1 और 2 वाली हमारी जो प्लेलिस्ट है वो, उसमें आप जाकर के प्रश्नोत्तर पर चर्चा कर सकते हैं। संस्कृति इत्यत्र का उपसर्ग, संस्कृति में कौन सा उपसर्ग है? तो संस्कृति में आपको बता दें समधनकृति से बनता है संस्कृति में, यहाँ पे व्यंजन संधि होती है, सम उपसर्ग इसमें है। ठीक है, कर्म फलम इत्यस्य का समासा, कर्म फलम का समास, कर्म फलम में कौन सा समास है? तो उसका विच्छेद कर लें, मतलब कर्म का फल, तो यहाँ पर षष्ठी क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास है। ठीक है, कर्म का फल षष्ठी तत्पुरुष, तो यहाँ पर षष्ठी तो नहीं, तत्पुरुष समास अपन ले सकते हैं। आगे देखें दोस्तों, लाइक जरूर करना प्रश्न पसंद आ रहे हो। ये पिछला पेपर है तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। संस्कृति मनः निर्मलम करोति वाक्यमिदम लंग लकारे परिवर्तित। संस्कृति मन को निर्मल करती है, इस वाक्य को लंग लकार में परिवर्तन करना है। लंग लकार जो होता है वह भूतकाल में होता है, और भूतकाल के रूप में क्या? आ शुरू में लग जाता है। हम आपको धातु रूप ट्रिक में बता चुके, तो अपन को एक करोति यहाँ पर धातु है, इसी को चेंज करना है। किस में करना है? तो उसको बता दें लंग लकार में, तो करोति का बन जाता है अकरोत। ठीक है, तो भारतीय संस्कृति निर्मलम अकरोत किस में है? ए है। भारतीय संस्कृति मनः निर्मलम अकरोत हो जाएगा। कई बार जो ऊपर पढ़ा था तो वही आ गया शब्दों में। देखें, परंपरागत सहायक उपकरणम अस्ति, मतलब परंपरागत सहायक उपकरण कौन सा है? संस्कृत शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्न है। शिक्षा शास्त्र के बहुत अच्छे टेस्ट हम लेकर के आए थे, संस्कृत पेडागोजी, आप वो देखिए। एक निचोड़ वाले भी हमारे वीडियो उपलब्ध है बिल्कुल, जिसमें 1-1 घंटे के वीडियो आप उनको देख लेंगे तो आपकी तैयारी हो जाएगी। तो आपको बता दें कि श्याम पट्ट यहाँ पर क्या है? परंपरागत उपकरण है। कस्यापि नगरस्य भौगोलिकीं स्थिति बोधयितुं कीदृशस्य पाठ्योपकरणस्य प्रयोगः करणीयः। किसी नगर की यदि भौगोलिक स्थिति का ज्ञान करना है तो किस पाठ्योपकरणस्य, किस पठन उपकरण का हम प्रयोग करेंगे? भौगोलिक स्थिति को प्राप्त करने के लिए अपन किसका करते हैं? तो आपको बता दें कि भौगोलिक स्थिति का यदि हमें किसी की जाननी है तो भूगोल में अपन क्या देखते हैं? सब लोग जानते हैं, मानचित्र देखते हैं। आगे देखें, संस्कृत भाषा सर्वाधिक सफला भाषा कस्य कृते वर्तते।
संस्कृत भाषा सबसे सफल भाषा किसके लिए है? तो आपको बता दें संस्कृत भाषा सबसे सफल भाषा मानी गई है संगणकस्य। संगणक मतलब होता है कंप्यूटर, कंप्यूटर को संस्कृत में क्या कहते हैं? संगणक। उसके लिए सबसे उपयुक्त भाषा मानी गई है क्योंकि इसकी जो व्याकरण है वह बिल्कुल परफेक्ट है, उपयुक्त है। ठीक है, इसलिए आगे देखें। अति लघुत्तरात्मक प्रश्नानाम उत्तर सीमा स्यात्। अति लघुत्तरात्मक जो प्रश्न होते हैं उनकी उत्तर सीमा कितनी होती है? पहले पेपरों में आते थे अति लघुत्तरात्मक मतलब एक वाक्य कम, एक वाक्य में उसमें उत्तर देना पड़ता है। ठीक है, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न में। निबंधात्मक परीक्षापेक्षया का परीक्षा विश्वसनीय कथ्यन्ते। निबंधात्मक परीक्षा की अपेक्षा कौन सी परीक्षा ज़्यादा विश्वसनीय है? क्योंकि निबंधात्मक बड़े बड़े उत्तर लिखते हैं, किसी ने कैसा लिखा किसी ने कैसा, तो सबसे अच्छी जो परीक्षा मानी जाती है मानी जाती है उससे अच्छी वस्तुनिष्ठ परीक्षा। जैसे अपनी जो अभी चल रही है क्या है? वस्तुनिष्ठ ही है। इस प्रकार से इसमें उत्तर परफेक्ट रहता है। अधुलिखितस्य वाक्य संस्कृते अनुवादम कुरुत। जो वाक्य यहाँ पर दिया है उसका संस्कृत में अनुवाद यहाँ पर करना है। तो आपको बता दें, वह मैं और तुम विद्यालय जा रहे हैं। वह के लिए बोलते हैं सहा, मैं के लिए अहम, और तुम के लिए तुम, और है तो चा बाद में लगता है। ठीक है, हमने पहले बताया था। तो तुम चा। विद्यालय जा रहे हैं तो विद्यालय यहाँ पर कर्म है तो विद्यालय में द्वितीय आ जाएगी तो विद्यालयम। जा रहे हैं तो बहुवचन है क्योंकि 3 लोग हैं तो गच्छामि, गच्छावा, गच्छामः। ठीक है, क्योंकि मैं कह रहा है कथन, तो ये वाला हो जाएगा सा अहम त्वं च विद्यालयम गच्छामः। इस प्रकार से बना सकते हैं। आप हमसे जुड़ जाएं दोस्तों, हम पूरी संस्कृत की तैयारी आपको बहुत सी करा चुके हैं, बहुत सी करा देंगे। री वर्णस्य उच्चारणम अस्ति। ठीक है, री वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? ठीक है, तो री वर्ण का उच्चारण स्थान हमने वर्णमाला के उच्चारण स्थान पढ़ाए हैं। हमने केवल 5 सूत्र बताए थे, इसमें पूरे वर्ण आ गए थे। तो आपको उसमें से जा कर के जरूर देखना चाहिए वो वर्णमाला का वीडियो। तो इसका उत्तर आपको बता दें कि क्या है? मूर्धा है। री वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। वाक्यमिदं संशोधयत। वाक्य का संशोधन कीजिए। त्वं भिक्षुकम धनम यक्षसि। ठीक है, मतलब यहाँ पर तुम भिक्षुक को धन की मतलब इच्छा करते हो धन देने की। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि जब भी दान देने के अर्थ में कोई होती है तो चतुर्थी विभक्ति होती है और भिक्षुकम में लगी है द्वितीया। तो कैसे बनेगा? तो देख लो भाई, चतुर्थी किसमें बनी हो? तुम के साथ क्या आएगा? तुम के साथ तो सी आता है, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, पूरी ट्रिक हम बता चुके। तो यहाँ पर आ जाएगा तुम भिक्षुकाय, चतुर्थी आ जाएगा धनम यक्षसि। ठीक है, आगे। निम्नलिखित सूक्ते समुचित पदेन रिक्तम स्थानम पूर्यत। दोस्तों आपके सभी विषय के रीट के लेवल 1 लेवल 2 के हम पूरे पुराने पेपर आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर के जो अपलोड हो चुके हैं वो देख लें और बाकी भी क्रम से आएंगे। आप हमारे चैनल से बस सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। स्वदेशे पूज्यते राजा, ये आपने कई बार सुनी होगी कि राजा केवल स्वदेश में पूजा जाता है, लेकिन विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वान हर जगह पूजा जाता है, जहाँ पहुँच जाए वहीं उसकी पूजा है। अहम पुस्तकानि पठानी वाक्यस्य वाच्य परिवर्तनम कुरुत। अहम पुस्तकानि पठानी। ठीक है, तो अहम के लिए क्या हो जाएगा? आपको बता दें कि जब वाच्य परिवर्तन अपन कर्तृवाच्य कर्मवाच्य में करेंगे तो 3 1 1 हमने ट्रिक बताई थी। 3 मतलब क्या हो जाएगा कि तृतीया विभक्ति आ जाएगी, जो पहला शब्द होगा तो तृतीय आनी चाहिए। अहम का बनेगा मया। फिर ठीक है, यहाँ पे बहुवचन है तो पुस्तकानी। अब पठानी बहुवचन है तो पठ्यन्ते यहाँ पर हो जाएगा। तो मया पुस्तकानी पठ्यन्ते, उत्तर ठीक हो जाएगा। वाका वकारस्य उच्चारणम स्थानम किम। वा का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसके लिए हमने सूत्र बताया था अपने उच्चारण स्थान वाली ट्रिक में जो हमने पढ़ाई थी। तो वकारस्य दंतोष्टम, मतलब वा का उच्चारण क्या है? दंत और ओष्ठ। अब इसके बाद हम चर्चा करने वाले हैं पर्यावरण के 30 प्रश्नों पर। हमारे चैनल पर पर्यावरण के भी लगभग 40 आपके लिए वीडियो मिल जाएंगे, जिसमें कि हमने ऐसे प्रश्नों पर, महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की है। पर्यावरण शिक्षण से भी संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित भी प्रश्न हैं, तो वो भी आप देख लीजिएगा। पर्यावरण के प्रश्न देखते हैं। मूल्यांकन का उद्देश्य है, ये तो मैंने देखा कई पेपरों में पूछा गया। मूल्यांकन का उद्देश्य जल्दी से बता दीजिए, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो आपको बता दें कि
कि मूल्यांकन का उद्देश्य है अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं उसमें सुधार लाना। याद रखिएगा, मूल्यांकन का यही उद्देश्य है। अगला है, निम्न में से कौन सी क्रिया विज्ञान शिक्षण में पाठ सहगामी है? कौन सी क्रिया इन चार में से जो विज्ञान शिक्षण में पाठ सहगामी है? तो आपको बता दें कि इन चार में से है विज्ञान क्लब। क्या है? विज्ञान क्लब। जो टिक लगा रहा है वो ही सही है, याद रखिएगा। आगे है, पानी में से अशुद्धि, दही से मक्खन, गेहूं से छोटे कंकर आदि को अलग करने की क्रिया को कहते हैं। क्या कहते हैं? पानी में से अशुद्धि को निकाल देते हैं, दही में से मक्खन और गेहूं में से कंकड़ निकालते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आपको बता दें, इसको कहते हैं पृथक्तकरण। पृथक मतलब अलग करना, ठीक है। तो पृथक्तकरण इस क्रिया को कहते हैं। फटाक से आप उत्तर देते जाइए हमारे बताने से पहले। और दोस्तों, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे वीडियो आपको और मिलते रहें। पूरे हम आपको अच्छे व्यवस्थित रूप से हर विषय की, आपके प्राथमिक लेवल के, चाहे वह बाल विकास हो, चाहे वह हिंदी हो, चाहे वह संस्कृत हो, चाहे मैथ हो, चाहे पर्यावरण हो, पांचों सब्जेक्ट की तैयारी परफेक्ट कराते हैं। 150 प्रश्न के भी आपको वीडियो ऐसे ला रहे हैं। तो आप ज़रूर हमसे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ना है, वीडियो को लाइक करना है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? जल्दी से बता दीजिए कौन सा कथन इसमें से सही है। चार कथन यहाँ पर दिए हुए हैं और आपको सही कथन पहचानना है कि कौन सा कथन इसमें से सही है। तो इसमें जो पहला कथन दिया है, श्रव्य दृश्य सामग्री छात्रों के लिए उपयोगी, ये कथन सही है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें जो टिक दिख रहे हैं ना, ये मान्य नहीं होंगे, वो मान्य होंगे जो पेपर में बताए गए थे वो सही हैं, ठीक है। परीक्षण की वास्तविक रचना से पूर्व उसकी प्रारंभिक जांच कर लेनी चाहिए। इस प्रारंभिक जांच को कहते हैं, जब भी परीक्षण कर रहे हैं तो वास्तविक रचना से पूर्व प्रारंभिक क्या करनी है? जांच करनी है। तो इस प्रारंभिक जांच को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पायलट स्टडी। क्या कहते हैं? पायलट स्टडी, याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर तथा श्री गंगानगर जिले से अलग हुआ है? जल्दी से बता दें। हाँ, बिल्कुल सही पहचान रहे हैं आप लोग, जल्दी से बता दीजिए। तो आपको बता दें, मेरा देश अलग हुआ है, वो कौन? पाकिस्तान, ठीक है। अगला है, वेरी वेरी आईएमपी, प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम था। प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? हाँ, बिल्कुल सही, आर्यभट्ट। कौन सा था? आर्यभट्ट। आगे, विश्व पर्यावरण दिवस, पर्यावरण जहाँ पूछी जाए ये प्रश्न तो पूछा ही जाता है, तो आपको रटा होना चाहिए बिल्कुल। इसका उत्तर मैं चाह रहा हूँ कमेंट बॉक्स में आप बताइए, ठीक है। अब आप समझदार होंगे तो बता देंगे। जलीय जंतु में श्वसन होता है, ठीक है, इंग्लिश में भी ऐसे दिए रहते हैं। जलीय जंतुओं में श्वसन होता है, तो कहाँ पर होता है जलीय जंतु में श्वसन? तो आपको बता दें, वह होता है गलफड़ों द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? गलफड़ों द्वारा। जलीय जंतु में श्वसन गलफड़ों द्वारा होता है। राष्ट्रीय झंडे के बारे में निम्न कथनों का सावधानी पूर्वक अवलोकन कीजिए। राष्ट्रीय झंडे के बारे में आप एक कथन पढ़ें और इनका क्या करना है? अवलोकन करना है। इसके बाद फिर सही उत्तर देना है, ठीक है। तो ये चार यहाँ पर दिए हैं कथन, चारों आप पढ़ लें। हम यहाँ पर ये चारों आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है। अब इसमें से जो सही इसका उत्तर हो जाएगा, तो आपको बता दें कि सबसे ऊपर केसरिया रंग त्याग एवं बलिदान का प्रतीक है, ठीक है। बीच में सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है, ये भी ठीक है। मध्य में चक्र शांति एवं खुशहाली का प्रतीक है, गड़बड़ है तीसरा। नीचे हरे रंग शांति एवं खुशहाली का प्रतीक है, ठीक है। तो हाँ, 1 2 4 सत्य हैं, 3 गलत है, सी हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। वातावरण के अनुरूप पौधों एवं जंतुओं में पाए जाने वाले शारीरिक लक्षणों को कहते हैं। पौधों एवं जंतुओं में जो शारीरिक लक्षण पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं दोस्तों अनुकूलन। हमारे राज्य का पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? मतलब ये राजस्थान का एक पेपर लिया है मैंने, तो राजस्थान से संबंधित पूछे जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन कोई भी राज्य हो, पर्यावरण तो वही रहती है, ठीक है, विषय तो वही रहते हैं।
तो पक्षी अभ्यारण्य यहाँ पर पूछा गया है, तो आपको बता दें कि राजस्थान में भरतपुर में। निम्न में से कौन सा कथन वायु के संबंध में सही नहीं है? वायु के संबंध में सही कथन नहीं है, तो वायु में रंग होता है, ये सही नहीं है। ठीक है, वायु में कोई रंग नहीं होता वायु का। आगे देखें दोस्तों, समझ में आ रहा होगा, हमें उम्मीद है। घड़ी की स्प्रिंग में संग्रहित ऊर्जा है। घड़ी की स्प्रिंग में संग्रहित ऊर्जा कौन सी ऊर्जा कहलाती है? तो उसको बता दो, उसको कहा जाता है, घड़ी की यंत्र है तो यांत्रिक ऊर्जा। आगे देखें, पीने के पानी में रोगाणुनाशक डालते हैं। ठीक है, पीने के पानी में रोगाणुनाशक क्या क्या डालते? तो आपको बता दें, पोटेशियम, परमैंगनेट और क्लोरीन। आगे देखें, निम्न को सावधानी पूर्वक देखिए। ये है उपर्युक्त यातायात संकेत का अर्थ है। ये जो यातायात का संकेत है, इसका अर्थ क्या है, क्यों लगाया जाता है यातायात का संकेत? जल्दी से बता दें। हाँ, तो आपको बता दें कि यह जो लगाया जाता है वह खराब सड़क, यातायात का संकेत क्या है कि भाई सड़क खराब है यहाँ। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ में? हाँ बिल्कुल, खराब सड़क। हाँ, देख लीजिए अच्छे से, ये चिन्ह भी देख लीजिए। हाँ ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। छोटी माता एवं रेबीज रोग का कारण होता है। जल्दी से बता दें, छोटी माता एवं रेबीज रोग का कारण क्या है? तो आपको बता दें, वह है वायरस। क्या है? वायरस। हम भोजन करते हैं एवं पाचन होता है। इस पचित भोजन के उपयोगी पदार्थों का अवशोषण होता है। कहाँ पर होता है पचित भोजन का अवशोषण? जल्दी से बताना है। हाँ, जल्दी से फटाक से कमेंट कर दें। बिल्कुल सही, छोटी आंत की दीवार से होता है। अगला है, पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया निम्न में से आवश्यक होते हैं। वेरी वेरी IMP है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या क्या आवश्यक हैं? क्योंकि पौधे उसी के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। तो इसमें बता दें आपको, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश एवं पर्णहरित, ये क्या है, प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक हैं। ठीक है, आगे, मानव शरीर का सामान्य तापमान। वेरी वेरी IMP, कई बार पूछा गया है। मानव शरीर का सामान्य जो तापमान होता है वह 37 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 37। ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस। उदयपुर तथा भीलवाड़ा जिले में मिलने वाले खनिज हैं। कौन कौन से हैं? उदयपुर और भीलवाड़ा जिले में कौन कौन से खनिज इनमें से मिलते हैं? जल्दी से बता दें दोस्तों। हाँ बिल्कुल सही पहचान रहे हैं, जस्ता, सीसा, चांदी और तांबा। आगे, राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम निकाला जाता है? तो आपको बता दें कि बाड़मेर जिले में पेट्रोलियम निकाला जाता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण कब होता है, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, तो आपको बता दें, पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में होता है। ठीक है, तब क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, आगे, राष्ट्रीय पशु है, सबको पता है भैया हमारा जो राष्ट्रीय पशु है वह कौन है? बाघ। सूर्य नगरी नाम है, किसको कहते हैं भैया सूर्य नगरी? तो आपको बता दें, सूर्य नगरी कहा जाता है जोधपुर का नाम है सूर्य नगरी। ऊन प्राप्त होती है, किससे होती है ऊन प्राप्त? तो आपको बता दें कि भेड़, ऊंट एवं याक के बालों से क्या होती है? ऊन प्राप्त होती है। अंतिम प्रश्न देख लें दोस्तों। लाइक जरूर करना वीडियो को, आगे भी शेयर करना है और भी लोग इस चैनल से जुड़ें और पढ़ सकें। बंदर, शेर तथा चूहे के घर क्रमशः हैं। बंदर, शेर और चूहे के घर क्रमशः बताने हैं। तो आपको बता दें, बंदर तो पेड़ पे रहते हैं, शेर गुफा में रहता है, चूहा बिल में रहता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा C। हमें उम्मीद है दोस्तों 30 प्रश्न हमने पर्यावरण के पढ़ लिए। वीडियो को लाइक भी जरूर करना है, तुरंत एक बार लाइक कर दें अभी तक ना किया हो।
क्योंकि आगे हम पढ़ने वाले हैं 30 प्रश्न मैथ्स के, ठीक है, जो कि 30 प्रश्न आपको हमारी अंजलि मैम मैथ्स के पढ़ाने वाली हैं, तो आप उनको भी पढ़िएगा और आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा 150 प्रश्न का। इसके बाद हम 150 प्रश्न की आपके लिए मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट लाने वाले हैं, जिनको पढ़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और उसके बाद टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है, क्योंकि क्लास के पहले मैं वहाँ पर लिंक देता हूँ जिससे आपको मिल जाए और आपको भी डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं मैथ्स के 30 प्रश्नों के साथ। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, इतना काम आपको करना है जिससे रीट लेवल एग्जाम वालों तक तो कम से कम ये पहुंच ही जाए और वो भी अच्छे से तैयारी कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं मैथ्स के प्रश्नों पर। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले विषय की ओर, जिसका नाम है मैथ्स। इसमें हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव हैं जिसका हमें सही उत्तर बताना है। तो चलिए हम देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है, गणित सभी विषयों का द्वार एवं कुंजी है, शब्द कहे हैं। इसमें हमको बताना है कि यह शब्द किसने कहे हैं। इसका सही आंसर है ए, रोजर बेकन। ओके, चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जिसमें कहा गया है, देखिए, गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, इनमें से सभी, अर्थात आत्मविश्वास भी होता है, तार्किक सोच भी होती है और विश्लेषण सोच भी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है डी। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जिसमें कहा गया है, प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व है। किस महत्व, क्या महत्व है उसका? सांस्कृतिक, मानसिक, व्यवहारिक या आध्यात्मिक? तो करेक्ट आंसर है इसका सी, व्यवहारिक। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जिसमें कहा गया है, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रयोग होता है। आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि या संश्लेषण विधि? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, निगमन विधि। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न क्रमांक 95, जिसमें हमें इस प्रकार दर्शाया गया है क्वेश्चन, गणित में किस विधि से हम प्रायः सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं। संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, आगमन विधि या निगमन विधि? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, निगमन विधि। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जिसमें कहा गया है, प्रश्न क्रमांक 96, जिसमें कहा गया है, किसी विद्यालय की पुताई का कार्य 2 मजदूर 8 दिन में कर सकते हैं, तो उसी कार्य के लिए कितने मजदूर लगाने पड़ेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हमें बताया गया है, सॉरी, इसमें हमें ऑप्शन दिया है ए, बी, सी या डी। ओके, इसमें हमें कहा गया ए, बी, सी या डी, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है बी, करेक्ट आंसर इज बी। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न क्रमांक 97 की ओर, जिसमें कहा गया है, देखिए मैं आपके लिए इसके लिए एक प्रश्न पढ़ना चाहूंगी। राम के परिवार में 3 तथा मोहन के परिवार में 5 बच्चे हैं। प्रत्येक बच्चे की शिक्षा पर 450 रुपये का रुपये मासिक खर्च करता है। किसके परिवार का प्रत्येक व्यक्ति की शिक्षा औसतन मार्च अधिक खर्च है और कितना? ओके, तो इसमें हमको क्वेश्चन दिया गया है और हमारा इसका ऑप्शन है, राम 60 रुपये, मोहन 90 रुपये, राम 150 रुपये और दोनों का बराबर 0। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, राम 60 रुपये। ओके, चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्न क्रमांक 98 की ओर। ये देखिए, आपको इसमें क्लियर दिख रहा होगा, जिसमें कहा गया है, एक व्यक्ति 90 रुपये की वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, 99 रुपये। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न क्रमांक 99 की ओर, जिसमें कहा गया है, 500 रुपये पर 1 वर्ष का सरल ब्याज 1% मासिक दर से क्या होगा। प्रश्न क्रमांक है हमारा, देखिए 99, जिसमें कहा गया है, 500 रुपये पर 1 वर्ष का सरल ब्याज 1% मासिक ब्याज दर से क्या होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमें दिया गया है 55, 50, 5 और 60। हमको आपको इसमें क्या बताना है, हमको मासिक ब्याज दर पर क्या होगा। सरल ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो इसमें हम ये वैल्यू पुट करेंगे और हमको इसका आंसर दिया गया है डी, करेक्ट आंसर है इसका
60। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न क्रमांक 100 की ओर, जिसमें कहा गया है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% नुकसान के साथ 90 रुपये में बेचता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या हुआ। ऑप्शन दिया है 81, 100, 99 और 101। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, 100 रुपये। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न क्रमांक 101 की ओर, जिसमें कहा गया है, देखिए, निम्नलिखित 4 संख्याओं में अंक 5 का स्थानीय मान है। तो देखिए अंक कहाँ कहाँ पर उपस्थित है। इसका करेक्ट आंसर है ए। सबसे पहले देखिए ये 1000 की प्लेस पे उपस्थित है, फिर सैकड़ा की प्लेस पर, फिर दहाई की प्लेस पर 50 इसलिए लिखा गया, और फिर ये इकाई की प्लेस पर, इसलिए 5। तो करेक्ट आंसर हुआ इसका ए। चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्न क्रमांक 102 की ओर, जिसमें कहा गया है, देखिए मैं आपको दिखाऊंगी पूरा क्वेश्चन। एक गांव की कुल जनसंख्या स्त्री तथा पुरुष 4054 है। यदि पुरुषों की संख्या 296 है तो स्त्रियों की संख्या क्या होगी। ओके, तो देखिए हम क्या करेंगे, इसमें हम माइनस कर देंगे, और इसमें हम ऑप्शन दिए 5940, 1068, 1158 और 1148। तो करेक्ट आंसर है इसका सी, 1158। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न क्रमांक 103 की ओर, जिसमें कहा गया है एक विद्यालय के 6 कक्षाओं के कुल विद्यार्थियों की संख्या 624 है। यदि प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या समान है तो प्रत्येक कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। ओके, 6 है तो हम उसको भाग दे देंगे। हमारे पास ऑप्शन है ए 17, बी 107, सी 71 और डी 170। ओके, तो करेक्ट आंसर है इसका बी 107, क्योंकि हम उसको वहाँ से भाग दे देंगे, 6 से हम उसमें भाग देंगे तो हमें आंसर आ जाएगा 107। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न क्रमांक 104 की ओर, जिसमें कहा गया है 25 पैसे के 10 सिक्कों का मूल्य निम्नलिखित में से किसके बराबर नहीं है। ऑप्शन है 1 रुपये के 2 सिक्के, 50 पैसे का 1 सिक्का। ऑप्शन बी 1 रुपये का 1 सिक्का, 50 पैसे के 3 सिक्के। ऑप्शन सी 1 रुपये के 2 सिक्के, 25 पैसे के 2 सिक्के। और ऑप्शन डी 1 रुपये के 2 सिक्के और 50 पैसे का 1 सिक्का प्लस 25 पैसे का 1 सिक्का। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जो इसका मूल्य नहीं है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न क्रमांक 105 की ओर, जिसमें कहा गया है, मैं आपको इसका पूरा क्वेश्चन दिखाना चाहूँगी। संख्या 4 में संख्या 6 से भाग देने पर भाज्य, भाजक, भागफल व शेषफल क्रमशः होगा। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं भाज्य हमारा क्या है 4 और भाजक क्या है 6। भागफल हमारा क्या बचेगा, यदि हम भाग देते हैं क्या बचेगा हमारा 4 एकम 4 बचेगा 2 और शेषफल। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है, देख सकते हैं आप, इसका हमारा करेक्ट आंसर है ए 4604। भागफल 0 हो जाएगा क्योंकि भाग ही नहीं जाएगा, और शेषफल 4 वापस बच जाएगा। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न क्रमांक 106 की ओर, जिसमें कहा गया है छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। मनोरंजक एवं खेल संबंधी, रटाने का, आगमन का या निगमन का। तो इसमें करेक्ट आंसर है मनोरंजन व खेल संबंधी। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न क्रमांक 107 की ओर, जिसमें कहा गया है निम्न में से किसमें गणित विषय का प्रयोग स्पष्ट रूप से नहीं हो रहा है। लाभ हानि में, साइकिल चलाने में, सब्जी खरीदने में या उधार लेने में। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है बी साइकिल चलाने में, क्योंकि लाभ हानि में हम गणित उपयोग करते हैं, सब्जी खरीदने में हम प्लस माइनस करते हैं, जो उधार लेने में भी करते हैं, लेकिन साइकिल चलाने में भी हम गणित का उपयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए करेक्ट आंसर हुआ बी। चलिए हम चलते हैं अपने प्रश्न क्रमांक 108 की ओर, जिसमें कहा गया है रमन खेल में निम्न प्रकार से 3 गेंदों को लगाता जा रहा है, 3 गेंदें, ठीक है। पहले ग्रुप में उसने ये देखिए, आप देख सकते हैं, पहले ग्रुप में उसने ये 3 लगाई, दूसरे ग्रुप में 3-3 करके 2 पेयर बनाए, और तीसरे ग्रुप में ये 3-3 करके 3 पेयर बनाए हैं। ओके, तो इस खेल की तालिका बना रहा है, आपने देखा, ये हमने पहले में 3, दूसरे में 6, तीसरे में 9। चलिए अब देखते हैं दोनों बच्चों के कार्य के अवलोकन से क्या निष्कर्ष निकलता है।
राम खेल रहा, मोहन गणित कर रहा है। राम और मोहन दोनों सामान्यीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। राम और मोहन दोनों केवल खेल रहे हैं और राम गणित कर रहा है, मोहन केवल खेल रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, राम खेल रहा है, मोहन गणित कर रहा है। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने प्रश्न क्रमांक 109 की ओर, जिसमें कहा गया है, देखिए, यदि एक विद्यार्थी गणित विषय में कई बार अनुत्तीर्ण हो जाता है, ओके, और फिर तो यह जताने के लिए कि गणित की किस शाखा में वह कमजोर है, निम्नलिखित में से किस विधि को प्रयोग में लाएंगे? लिखित कार्य, मौखिक कार्य, निदानात्मक तरीका, उपचारात्मक तरीका। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, निदानात्मक। मतलब हमें उसका फाइंड आउट करना पड़ेगा कि उसकी गलती कहाँ हो रही है, इसलिए निदानात्मक तरीका। चलिए चलते प्रश्न क्रमांक 110 की ओर, जिसमें कहा गया है, देखिए, छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन है चर्चा या वाद विवाद द्वारा, मौखिक कार्य द्वारा, लिखित कार्य द्वारा या अभ्यास द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, जब हम प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, तभी हमको उसकी सही विधि पता चलेगी। चलिए हम चलते प्रश्न क्रमांक 111 की ओर, जिसमें कहा गया है, माचिस की डिब्बी के कितने तल होते हैं? तो ये आप खुद ही समझ सकते हैं कि उसमें कितने तल होते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ए, 6, क्योंकि उसके 6 भाग होते हैं। चलिए चलते हैं अपने प्रश्न क्रमांक 112 की ओर, जिसमें कहा गया है, एक तल पर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? 3, 2, अनंत, कुछ नहीं कह सकते। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, क्योंकि ये अगर एक तल बनाते तो इसमें हम कितनी भी अनंत रेखाएं कहीं से भी खींच सकते हैं। ओके, इसलिए अनंत। चलिए प्रश्न क्रमांक 113 की ओर हम चलते हैं, जिसमें कहा गया है, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसे बनाने वाले कोण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? संगत कोण बराबर होंगे, एकांतर कोण बराबर होंगे, तिर्यक रेखा के एक ओर बने अंतर कोणों का योग दो समकोणों के बराबर होता है, तिर्यक रेखा के एक ओर बने अंतर कोणों का योग एक समकोण के बराबर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, तिर्यक रेखा के एक ओर बने अनंत कोणों का योग एक समकोण के बराबर होता है। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न क्रमांक 114 की ओर, देखिए, जिसमें कहा गया है, 1 लीटर शुद्ध घी का वजन 910 ग्राम है, तो 700 मिलीलीटर घी का वजन कितना होगा? तो इस प्रकार हम पहले भाग करके निकालेंगे। तो इसमें हमें ऑप्शन दिया हुआ है 637 ग्राम, 13 ग्राम, 210 ग्राम या फिर 63.7 ग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, 637 ग्राम। चलिए हम चलते अपने अगले प्रश्न क्रमांक 115 की ओर, जिसमें कहा गया है, एक आयताकार मैदान का परिमाप 1 किलोमीटर। परिमाप क्या होता है? परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? आयत का परिमाप बराबर 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पर हम देखिए क्या बोलते हैं, इसकी चौड़ाई 200 मीटर है, तो इसकी लंबाई कैसे होगी? परिमाप दिया हुआ है 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। इसकी हमें चौड़ाई दी है 200 मीटर। उसके बाद हम उसको फॉर्मूले में रख के पुट करेंगे। इसका करेक्ट आंसर हमको दिया है, क्वेश्चन ऑप्शन दिया है 250 मीटर, 800 मीटर, 300 मीटर और आधा किलोमीटर। तो करेक्ट आंसर है इसका सी। ओके, इसका करेक्ट आंसर है सी, 300 मीटर। चलिए हम चलते अपने प्रश्न क्रमांक 116 की ओर, जिसमें कहा गया है, निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में सजाइए। 1/3, 3/4, 2/5, 6/7। तो इसको आरोही क्रम में जमाएंगे हम। इसका करेक्ट आंसर है सी, 1/3, 2/5, 3/4 और 6/7। ओके, चलिए हम चलते अपने प्रश्न क्रमांक 117 की ओर, जिसमें कहा गया है, संख्या 35.507 का विस्तारित रूप क्या है? एक बार फिर से सुन लीजिए, संख्या 35.507 का विस्तारित रूप क्या है? देखिए, तो हम इसका करेक्ट आपको सीधे आंसर बताना चाहेंगे, क्योंकि ये देखिए, दहाई की प्लेस पे इसलिए इसे 30 कहा गया है, इकाई की प्लेस पे इसलिए 50। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए, ये दशमलव का रूप है, ये दशमलव में इकाई की प्लेस पर है, यहाँ पर देख सकते हैं, इसलिए इसमें इकाई है। फिर 0 है, इसलिए 0 का कोई महत्व नहीं होता। और ये क्या है, दहाई की प्लेस पर, इसलिए 3 0, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा सी। ओके, चलिए चलते प्रश्न क्रमांक 118 की ओर, जिसमें कहा गया है, निम्नलिखित संख्या को दशमलव रूप में लिखिए। इस संख्या को हमें दशमलव रूप में लिखना है, तो हम बताना चाहेंगे आपको,
देखिए सबसे पहले 9 दिया हुआ है, 90, फिर 9, फिर देखिए हम आपको लिख देंगे 9, 90 की प्लेस पे है, फिर 9 है, फिर दशमलव वाला आ जाता है तो ये आ जाएगा 9। ये हज़ार की प्लेस पे, मतलब कि सैकड़ा की प्लेस पे कुछ नहीं, दहाई की प्लेस पे कुछ नहीं था, सैकड़ा की प्लेस पे 9 है। फिर एक ज़ीरो और बढ़ जाएगा, हज़ार की प्लेस पे कुछ नहीं है, 10,000 और ये 9, क्योंकि देखिए इसमें 5 जीरो है तो ये 5th डिजिट पे आ गया, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, डी। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न क्रमांक 119 की ओर, जिसमें कहा गया है संख्या 840 के अभाज्य गुणनखंड हैं। ऑप्शन है ए 7 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2, ऑप्शन बी है 7 गुणित 5 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 2, ऑप्शन सी है 7 गुणित 5 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 2, और ऑप्शन डी है 7 गुणित 5 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 2। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर है बी। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न क्रमांक 120 की ओर, जिसमें कहा गया है दो लगातार प्राकृत संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक तथा महत्तम समावर्तक क्रमशः है, उनका गुणनफल और उनका अनुपात, उनका जोड़ पहली संख्या, दूसरी संख्या पहली संख्या, उनका गुणनफल और संख्या 1। तो इसमें करेक्ट आंसर है डी, उनका गुणनफल और संख्या 1। इस प्रकार हमने यहाँ पर गणित की 30 प्रश्नों को सॉल्व किया है, और आगे के वीडियो और भी प्रश्न जानने के लिए आप हमारा वीडियो आगे देख सकते हैं। थैंक यू।